गर्भवती बंदरिया। मदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सुरेखा और श्रीधर नाम के पति पत्नी रहते थे। उन दोनों की शादी हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उनको बच्चे नहीं होते थे, जिससे सुरेखा हमेशा परेशान रहती थी। उनके घर के पास ही में रहने वाले एक मंदिर को जाया करती थी और हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी कि उसको जल्दी से बच्चा हो जाए। रोज की तरह एक दिन सुरेखा मंदिर के लिए जाती है। वहां जाने के बाद उसने देखा कि एक छोटी सी बंदरिया एक खिड़की में फंसी हुई थी। उससे बाहर निकला नहीं जा रहा था, जिसे देखकर उसकी सहायता करने के लिए सुरेखा उसके पास जाती है और उसे बाहर निकालकर उसके हाथ में एक केला दे देती है। उस दिन के बाद से जब भी सुरेखा मंदिर के लिए जाती थी, उस बंदरिया के लिए कुछ न कुछ ले जाया करती थी। इस तरह उन दोनों के बीच एक प्यारा सा बंधन बन जाता है। वो बंदरिया कभी कभार सुरेखा के घर भी जाया करती थी। एक दिन सुरेखा का पति श्रीधर उस बंदरिया को अपने घर में देख लेता है। सुरेखा, सुरेखा, कहाँ हो? घर में बंदर आ गया है, जल्दी आओ और आते समय एक अच्छी सी छड़ी लेकर आना। ये कहता हुआ वो अपना जूता निकालकर उस बंदरिया पर फेंक देता है। जूता उस बंदरिया को जोर से लगने के कारण वो बंदरिया वहाँ से डरकर चिल्लाती हुई घर से बाहर चली जाती है और तभी वहाँ सुरेखा पहुँचती है। अरे ये आपने क्या कर दिया श्रीधर? उसको अपने शूज से क्यों मारा था? वो बहुत अच्छी बंदरिया है, वो किसी को कुछ नहीं करती और वो मेरे ही लिए यहाँ आई है। आज मैं अगर खुश हूँ तो वो सिर्फ उसकी वजह से है। और वैसे भी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं श्रीधर? बेजुबान जानवरों को मारना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा पाप होता है। आप अभी मुझसे वादा कीजिए कि दोबारा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे सुरेखा, वो एक बंदरिया है, कब कैसी रहेगी हमें क्या पता। वो घर में कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे, इसीलिए मैंने उसे मारा था। श्रीधर, मैंने कहा कि वादा कीजिए, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे उस बंदरिया का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम इतना बोल रही हो इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि दोबारा उस बंदरिया को मैं कुछ नहीं करूँगा। अभी ठीक है? इस तरह श्रीधर को उस बंदरिया का घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी के कारण वो उसके बाद से उस बंदरिया को कुछ नहीं कहता था। इसी तरह कुछ समय के बाद सुरेखा भी एक बहुत से प्यारे लड़के को जन्म देती है। वो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसका पूरा ख्याल रखती थी। जब श्रीधर घर पर नहीं होता था, उस समय में वो बंदरिया भी आकर उस छोटे से बच्चे के साथ बहुत खेला करती थी। इसी तरह 4 साल गुजर गए थे। उस बच्चे का नाम सुमन रख दिया गया था। सुमन भी उस बंदरिया से बहुत ज्यादा खेला करता था। एक दिन ऐसे ही वो बंदरिया सुमन के साथ खेल रही थी, जिसको अचानक आया श्रीधर देख लेता है और घबरा जाता है कि वो उसके बच्चे के साथ कुछ कर न दे। ये सोचकर वो उस बंदरिया को बहुत मारता है और उस समय वो बंदरिया गर्भवती थी। बेचारी उस बंदरिया को मार बहुत जोर की लगी थी, जिसके कारण वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस बंदरिया को सुरेखा से जो प्यार था, उस प्यार के कारण वो कहीं दूर नहीं जा पाती थी, हमेशा उनके घर के आसपास ही घूमा करती थी। అమ్మా అమ్మా ఆ రోజు నాకు నాన్న గాలిపటం కొన్నారు కదా, అది ఇవ్వా అమ్మా, ఆడుకుంటాను। अरे मेरे लाल, अभी नहीं, जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तब जाकर खेल लेना। नहीं, मुझे अभी खेलना है। अगर मुझे आप अभी पतंग नहीं देंगी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सुमन, तुम दिन ब दिन बहुत बिगड़ते जा रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा रही हूँ, मेरे साथ आओ। ये कहकर सुरेखा अपने बेटे के साथ घर की छत पर चली जाती है। वो बंदरिया भी उनके घर के छत पर ही बैठी थी। सुमन पतंग लेकर खेल रहा था। फिर अचानक सुरेखा को ये बात याद आई कि उसने तो चूल्हे पर खाना रखा था। ये याद आते ही वो भागती हुई अपने रसोई घर में चली जाती है और सुमन के बारे में भूल जाती है। सुमन पतंग उड़ाता हुआ
उस पतंग के धागे को थोड़ी जोर से खींचता है, जिससे वो धागा टूट जाता है और पतंग टूटकर एक करंट की वायर में अटक जाती है। वो देखकर सुमन उस पतंग को निकालने के लिए छत के किनारे पर चला जाता है। तभी श्रीधर भी घर पहुंच जाता है। छत पर सुमन अकेला है। ये बात पता चलते ही वो भागता हुआ छत पर आ जाता है और सुरेखा भी उसके पीछे पीछे ही आ जाती है। सुमन उस करंट की वायर में अटकी पतंग को निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उस बंदरिया की नजर सुमन पर पड़ती है और वो बंदरिया भागती हुई जाकर सुमन को धक्का दे देती है और फिर खुद उस करंट की वायर पर गिर जाती है, जिसके कारण उस बंदरिया को बहुत जोर का झटका लगता है। ये देखकर सुरेखा घबरा जाती है और जाकर अपने बेटे को गोदी में उठा लेती है। लेकिन श्रीधर ने उस बंदरिया की जान बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तब तक ही बहुत देर हो चुकी थी। वो बंदरिया तो मर चुकी थी। देखा आपने, आप तो हमेशा उस बंदरिया से नफरत करते थे। उसको देखते ही आपको घिन आती थी, लेकिन आज उसने अपनी जान दे दी और हमारे बच्चे की जान बचाई है। हाँ सुरेखा, तुम बिल्कुल सच कहती थी। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अगर आज वो बंदरिया ना होती तो मेरा बेटा तो मुझसे बहुत दूर जा चुका होता। बेचारी उस बंदरिया ने तो अपने बारे में या फिर अपने अंदर जो उसका बच्चा है उसके बारे में भी नहीं सोचा, और हमारे बच्चे के लिए उसने अपनी जान दे दी। श्रीधर ने जैसा व्यवहार उस बंदरिया के साथ किया था, उसको याद करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद वो ये इरादा कर लेता है कि जिंदगी में फिर कभी ऐसे बेजुबान जानवरों के साथ बेरहमी से बिल्कुल बर्ताव नहीं करेगा। देखा आपने दोस्तों, अगर इंसान किसी की मदद करते हैं तो उनका पैसा, रुतबा या फिर उनकी हैसियत देखकर करते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर ऐसे बिल्कुल नहीं होते। एक बार उनका लगाव किसी से हो जाए या फिर वो किसी से प्यार करने लगे तो उनके लिए तो वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। ऐसे जानवरों को तंग करना, उनको मारना पीटना या फिर उनको सताना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। जादुई आइसक्रीम। विनोद एक बहुत अच्छा आदमी था। वो बहुत मेहनती भी था और वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी ही तरह की एक अनाथ लड़की को पसंद करके शादी कर ली थी। विनोद एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम किया करता था। बहुत कम पैसे कमाता था। एक महीने की तनख्वाह भी उनकी जिंदगी के लिए कम पड़ जाती थी। लेकिन विनोद हमेशा यही चाहता था कि वो ढेर सारा पैसा कमाए, क्योंकि उसके होने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहता था। जो भी पैसे वो कमाता था उन्हीं में थोड़े से पैसे बचत भी किया करता था। इसी तरह बचत किए पैसों से वो एक आइसक्रीम की बंडी खरीदता है। सुबह फैक्ट्री में काम करता और शाम को आइसक्रीम बेचा करता था और रात को घर वापस आता था। ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? रात के 10 बजने तक भी घर वापस नहीं आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम कर रहे हैं। जितना हमें मिलता है हम उसमें भी तो खुश रह सकते हैं ना? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए या फिर हमारे लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारे होने वाले बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि उनको अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छा कोई काम भी मिले। जब भी कुछ पूछूंगी तब बस यही कहते रहते हैं। अच्छा, आप पहले खाना खा लीजिए। विनोद हमेशा की तरह फैक्ट्री का काम खत्म करके आइसक्रीम की बंडी लेकर बेचने के लिए जाता है। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वेनिला बटरस्कॉच चॉकलेट आइसक्रीम, आइसक्रीम आइसक्रीम। देखो भाई, उधर कुछ गुंडे खड़े हैं, तुम उधर मत जाना। मेरे पास 100 रुपयों की मूंगफली लेकर खाए थे, लेकिन उनके पैसे नहीं दिए और मुझे वहां से भगा दिया था उन्होंने। वो बात सुनकर विनोद वहां से अपनी आइसक्रीम की बंडी को लेकर पीछे मुड़ता है, लेकिन वो गुंडे विनोद के पास आ ही गए थे।
और उसकी आइसक्रीम की बंडी के सामने आकर खड़े हो गए थे। क्यों रे, किधर भाग रहा है? उस मूंगफली वाले ने क्या सब बता दिया था क्या? अच्छा वो सब छोड़ और हम सबको आइसक्रीम दे। सर, ये मेरी बंडी नहीं है सर। शाम तक जो पैसे मैं कमाता हूँ वो सारे पैसे ले जाकर मालिक को देता हूँ और वो मुझे कुछ पैसे देते हैं जिससे हमें कुछ खाने को मिलता है सर। अगर पैसों का हिसाब बराबर नहीं दूंगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। कृपया करके मुझे जाने दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छी कहानी थी जो तूने अभी अभी सुनाई थी। अपनी बकवास बंद कर और हमको आइसक्रीम दे, वरना तेरा सर फोड़ दूंगा। विनोद के लाख रोकने के बाद भी वो गुंडे जबरदस्ती आइसक्रीम छीनकर खा लिए थे। उस दिन विनोद बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि सारा दिन मेहनत करके जो पैसे उसने कमाए थे उससे दुगना नुकसान उन गुंडों की वजह से उसका हो गया था। विनोद ने चाहा कि उन गुंडों से दोबारा फिर कभी सामना न हो, लेकिन वो गुंडे हमेशा विनोद पर ही नजर रखा करते थे। जहां वो आइसक्रीम की बंडी रखता, वहां जाकर जबरदस्ती आइसक्रीम लेकर खाया करते थे। एक दिन विनोद ने उन गुंडों को आइसक्रीम देने से मना कर दिया था, जिससे वो गुंडे विनोद को मारते हैं और उसके आइसक्रीम की बंडी को भी तोड़कर वहां से चले जाते हैं। उस दिन रात को विनोद रोता हुआ सड़क पर ही बैठा रहा। बेचारा घर भी नहीं गया था। बेटा, इतनी रात को तुम ऐसे अकेले यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? कोई समस्या है क्या? कौन है आप और मेरे बारे में जानना क्यों चाहते हैं? मैं अपनी परेशानियां आपको सुनाकर आपको भी दुखी नहीं कर सकता। मुझे ये सब झेलने की आदत हो चुकी है। आप जाइए। ऐसे निराश मत होना बेटा। तुम शायद मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देखता ही रहता हूँ। अच्छा, अब तुम अपनी आइसक्रीम की बंडी लेकर अपने घर जाओ। आज के बाद सब अच्छा ही होगा। बंडी? कौन सी बंडी? उन गुंडों ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये कहता हुआ वो उसकी आइसक्रीम की बंडी को देखता है। उसने देखा कि उसकी बंडी तो बिल्कुल पहले की तरह ठीक ठाक खड़ी थी। परेशान होकर वो दोबारा उस आदमी की तरफ पलटता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। विनोद बहुत ही खुश होकर अपनी बंडी लेकर घर चला जाता है। फिर अपनी पत्नी से ये सारी बात बताता है। और कौन हो सकता है? वो जरूर भगवान ही होंगे, जो उस रूप में हमारी सहायता करने के लिए आ गए थे। आज तक हमने सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं। शायद अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, उन गुंडों को भी भगवान ही देख लेंगे। पत्नी की बातें सुनकर हिम्मत जोड़कर विनोद हमेशा की तरह फैक्ट्री का काम खत्म करके आइसक्रीम की बंडी लेकर बेचने के लिए जाता है। रास्ते में वो गुंडे फिर से उसके सामने आ गए थे। क्यों बे, रात को ही मार खाए थे तुमने और आज फिर से काम के लिए शुरू हो गए। और ये क्या, तुम्हारी बंडी बिल्कुल नई नई चमक रही है। सर, आपसे पिटने के बाद मुझे अकल आ गई है। अब आपको जितनी आइसक्रीम चाहिए आप खा लीजिए। आखिरकार तूने हमारी बात मान ही ली। इतना डर तो होना चाहिए ना। विनोद हंसता हुआ उन लोगों को आइसक्रीम दे देता है। बड़े मूंछों वाले गुंडे ने पिस्ता फ्लेवर का आइसक्रीम लिया था। वो आइसक्रीम खाते ही उसकी मूंछ हरे रंग की हो जाती है। बाकी गुंडे भी अलग अलग रंगों में बदल गए थे। उन्हें देखकर सड़क पर जा रहे सारे लोग उन पर हंसने लगे, जिसे देखकर उन गुंडों को बहुत गुस्सा आ गया था और वो विनोद को घेर लिए थे ताकि उसे मार सके। ये सब कैसे और क्यों हुआ, सच में मुझे नहीं पता है सर। आप चाहें तो मैं ये आइसक्रीम खुद खाकर बताता हूँ। ये कहकर विनोद हर तरह की आइसक्रीम खाकर उन्हें बताता है, लेकिन विनोद को कुछ भी नहीं हुआ था। देखा आपने, मेरे पास बहुत लोगों ने आइसक्रीम खरीदा था, लेकिन किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ है। मेरे पास आइसक्रीम खाने से पहले क्या आपने कुछ और खाया था? अरे यार,
ये तो कोई जादू लग रहा है। अभी सब चलो यहाँ से चलते हैं। इसको तो हम कल देख लेंगे। विनोद उनके चेहरे देखकर मन ही मन हंसने लगा। फिर वो चारों गुंडे अपने चेहरे लेकर गांव में घूम नहीं सकते थे। वो किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचे थे, इसीलिए हमेशा घर में ही रहा करते थे। उन गुंडों की वजह से जिनका भी नुकसान हुआ था, वो सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। विनोद भी जैसा उसने चाहा था वैसे ही खूब सारा पैसा कमाने लगा और वो दोनों पति पत्नी भी खुश होकर जीने लगे।